देखिए, इस वीडियो में हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे, यानी श्रीलंका का जो सामान्य परिचय है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद श्रीलंका की जो जातीय और धार्मिक व्यवस्था है इसे हम समझेंगे, और तीसरा जो है हमारा श्रीलंका में सत्ता का साझेदार, इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम श्रीलंका की जो सामान्य परिचय है उसे हम देखते हैं। तो देखिए, श्रीलंका एक देश है। ठीक है, श्रीलंका ये देश जो है वो कहाँ पर है ये समझेंगे हम। श्रीलंका जो देश है वो आपका एशिया महादेश में, एशिया महादेश में कहाँ है, दक्षिण में, इसीलिए इसे कहा जाता है दक्षिण एशियाई देश। ठीक है, ऐसे द्वीपीय देश भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर पानी है, यानी ये टापू वाला देश है, इसीलिए इसे हम द्वीपीय देश भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। ये भारत के हिसाब से किधर है, यानी कि भारत में, यानी तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ से ये मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि दक्षिण में है। ठीक है, और देखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में देखिएगा एक पाक जल संधि है वहाँ पे। तो पाक जल संधि क्या है उसे हम समझते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जल संधि क्या है। देखिए, जब दो जलाशय आपस में मिलते हैं तो उसे हम जल संधि कहते हैं। तो हम समझेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में वो कौन सी दो जलाशय हैं। तो देखिए, पाक खाड़ी और पूर्वोत्तर में, और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी है, जो कि तमिलनाडु और जाफना जिले के बीच में है। जाफना जिला आपका श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र में जो प्रांत है वहाँ का एक जिला है। तो पूर्वोत्तर में जो पाक खाड़ी है और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी है, वे आपस में मिलते हैं। ये दोनों जलाशय आपस में मिलते हैं, और चूंकि यहाँ पे पाक की खाड़ी है पूर्वोत्तर में, तो उसी के बेस पर इसे पाक जल संधि नाम दिया गया है। अच्छा, देखेंगे जो जल संधि है उसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो आकृति है वो डमरू की तरह होती है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जब भी हम मानचित्र बनाते हैं तो साथ में हम भारत के मानचित्र के साथ श्रीलंका को भी दर्शाते हैं। तो इसे भी हम समझते हैं कि हम भारत के मानचित्र के साथ श्रीलंका को क्यों दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक नियम तय किया गया है कि कोई भी देश अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी तक अपना वो अधिकार प्राप्त करेगा, यानी कि वहाँ तक के बीच की दूरी में अपनी कोई भी गतिविधियाँ वो कर सकता है, चाहे खनन वाला मामला हो या चाहे कोई भी मामला हो वहाँ पर कर सकता है। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में दिक्कत ये है कि भारत की अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी के बीच में श्रीलंका का क्षेत्र भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसे दर्शाना पड़ता है, और ये तय किया गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा कि अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है तो उसमें उस दायरे में जो दोनों देश आ रहे हैं वे आधा आधा अपना उस पर अधिकार करेंगे, ऐसा तय किया गया। इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के नियम के अनुसार 200 समुद्री मील तक का जो दायरा है उसमें श्रीलंका भी आ जाता है भारत के दायरे में, तो इसीलिए वो उसे दर्शाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की स्वतंत्रता और उसके नामकरण के बारे में। देखिए, जिस तरह से हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए उसी तरह श्रीलंका भी अंग्रेजों से 4 फरवरी 1948 को वो स्वतंत्र हुआ। जब ये स्वतंत्र हुआ तब उसका नाम था शिलोंग। उसके बाद 1972 तक यही नाम था। 1972 में इसका नाम चेंज करके लंका किया गया, और फिर 1978 को लंका के आगे सम्मानजनक जो शब्द है श्री जोड़कर श्रीलंका किया गया, जो कि अब तक उसका नाम श्रीलंका चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्रीलंका का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य उसके अनुसार। वर्तमान में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो गोटाबया राजपक्षे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वो महिंद्रा राजपक्षे हैं। आपको बता दें, जो गोटाबया राजपक्षे हैं और ये महिंद्रा राजपक्षे हैं, ये दोनों आपस में दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे ये छोटा है और गोटाबया राजपक्षे बड़ा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्रीलंका की राजधानी की। श्रीलंका की राजधानी वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। पहले यह कोलंबो हुआ करता था, और कोलंबो श्रीलंका का एक बड़ा शहर भी है। ठीक है, वहाँ की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। वहाँ का राष्ट्रगान जो है वो श्रीलंका माता है, और श्रीलंका की जो राजभाषा है वो सिंहली है और तमिल है। और उसके बाद श्रीलंका में वर्तमान में जो राज्य हैं वो कुल 9 राज्य हैं और 25 जिले हैं। देखिए, अब समझेंगे हम श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में। ठीक है, ये आपको जो मैप दिख रहा है ये श्रीलंका का मैप है, और इसमें आपको जो ये ग्रीन कलर है, ठीक है, जो ग्रीन कलर है पूरा, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं। ग्रीन कलर 2 जगह है। इस साइड वाले जो क्षेत्र, मैंने ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो तमिल हैं वो श्रीलंकाई मूल के तमिल लोग हैं, और ये वाला जो बीच में ग्रीन है यहाँ पे भारतीय मूल के तमिल लोग हैं। अब देखते हैं इनका परसेंटेज कितना है। देखिए, श्रीलंका की कुल जनसंख्या का 18%, मैंने दोनों को मिला के, यहाँ वाला
ये वाला और यहाँ वाला सबको मिला के 18% है, जिसमें से सिर्फ यहाँ पर 5% भारतीय मूल के तमिल लोग रहते हैं। ये जो लोग हैं ये तमिल भाषा बोलते हैं, प्लस इनका जो धर्म है हिंदू और मुस्लिम ये दोनों हो सकता है, मतलब दोनों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। अब समझते हैं हम जो सिंहला जाति के लोग हैं वो किस क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा जो एरिया बच जाता है ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे सिंहला जाति के लोग रहते हैं जो श्रीलंका की कुल जनसंख्या का 74% है, और यहाँ के ये बहुसंख्यक भी हैं। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं और सिंहली भाषा ये बोलते हैं। इसके अलावा 7% ईसाई लोग हैं जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, वो जो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। इसके अलावा अन्य जो हैं वो 1% हैं। जब समझेंगे हम श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी, ठीक है। देखिए श्रीलंका में जो सत्ता की साझेदारी है वो बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी से एकदम विपरीत है, ठीक है। और श्रीलंका में जो है बहुसंख्यकवाद जो सिद्धांत है उसके अनुसार उन्होंने सत्ता की साझेदारी को अपने में समेट के रखा। आपको बता दें बहुसंख्यकवाद होता क्या है। देखिए हर देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों होते हैं। जब बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक वालों के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते हैं और अपने अनुसार सिर्फ अपने सुविधा के अनुसार और अपना प्रभुत्व जमाते हैं और शासन व्यवस्था चलाते हैं, तो उसे हम बहुसंख्यकवाद कहेंगे, ठीक है। श्रीलंका ने इसी सिद्धांत पर उन्होंने अपना शासन व्यवस्था चलाया। पहला नंबर उन्होंने क्या किया, देखिए जो राजनीतिक अधिकार है उसे तमिल को अलग रखा और उन्होंने शासन व्यवस्था पर सिंहली जो लोग हैं उसको अपने आप में काबिज कर लिया उन्होंने, ठीक है। दूसरा क्या किया उन्होंने 1956 में एक कानून बनाया और सिंहली को ही एकमात्र राजभाषा उन्होंने घोषित कर दिया, तमिल को दरकिनार कर दिया उन्होंने, ठीक है। अगला जो सरकारी नौकरी है या फिर विश्वविद्यालय में जो एडमिशन्स की अगर बात हो तो वहाँ पे जो सिर्फ सिंहली हैं उनको प्राथमिकता दिया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बौद्ध धर्म है वहाँ पे वैसे और भी सारे धर्म थे, हिंदू धर्म को मानने वाले भी और लोग थे, ईसाई भी थे और मुस्लिम भी थे, ठीक है। तो सिर्फ बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाने लगा, जो तमिल लोग हैं उनको नागरिकता से अलग रखा गया। तो इस तरह से श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी के तहत कुछ किया नहीं गया, बहुसंख्यकवाद सत्ता को अपने में समेट के रखा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कि जो श्रीलंका में जो सत्ता के साझेदारी वो किस प्रकार हुई, ठीक है। आपको प्रश्न आता है कि क्या श्रीलंका में जो श्रीलंका सरकार की जो नीतियां हैं वहाँ पे अल्पसंख्यकों पर किसी भी तरह से बहुसंख्यक वालों ने अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया? अगर आप सहमत हैं तो कारण दें, अगर नहीं है तो भी कारण दें, ऐसा आपको प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे कि हाँ वहाँ के जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया उन्होंने। और जो मैंने नीतियाँ बताया आपको कि वहाँ पर जो बहुसंख्यक वाद के तहत वहाँ पर जो उन्होंने नीतियाँ तय करा उन्होंने, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।